सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अपने घर पर स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे, आनंद के साथ। एक लंबे समय के बाद फिर काफ़ी अंतराल के बाद जो है आज फिर मैं अपने इस वीडियो क्लास में उपस्थित हुआ हूं। पिछले वीडियो में अभी तक जो आप लोगों ने देखा कि हमारी रस की क्लास चलती थी और 9 रसों को मैंने वीडियो क्लास में समझाया था, बताया था, और 2 रसों को मैंने पीडीएफ पैटर्न पे पीडीएफ मोड पे मैंने आप लोगों को भेजा था। तो आशा है कि आप लोगों ने उसको पूरा कर लिया होगा और अपनी फिर कॉपी में आप लोगों ने उसको उतार लिया। अभी 10 अगस्त को 10 और 11 ये 2 दिन जो है लगातार अपना पीटीएम चल रहा था, तो उसमें लगभग 50% छात्र आए और उसमें उन्होंने अपनी कॉपी का निरीक्षण किया। तो देखा मैंने कि बहुत से लोगों ने कार्य को बहुत अच्छा किया है, बहुत बढ़िया किया है, और जो नहीं आए हैं तो उनसे भी आशा है कि वो लोग भी कर रहे हैं। इसलिए क्योंकि मैंने आपको उसके पूर्व वीडियो में मैंने बताया था कि आप लोगों को विषय वस्तु की तैयारी करना पड़ेगा, नोट्स आपको तैयार करने पड़ेंगे। यदि आप नोट्स तैयार नहीं करेंगे तो आप लोगों के पास पढ़ने का कोई मटेरियल नहीं रहेगा, तो फिर आप थोड़ा सा कठिनाई में पड़ सकते हैं। इसलिए मेरा आग्रह है आप लोगों से कि आप सभी लोग जो हैं अपने जो वीडियो क्लास के माध्यम से जो विषय वस्तु भेजी जा रही है उसे आप लोग। तो आज आइए शुरू करते हैं आज इस वीडियो क्लास में हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास। तो हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास के अंतर्गत जो है हम केवल एक काल को पढ़ेंगे और वो है आधुनिक काल। तो आधुनिक काल के बारे में आज हम इस वीडियो क्लास में पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो आधुनिक काल क्या है? पहला प्रश्न तो यही हमारे मस्तिष्क में आता है कि आधुनिक काल क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों है, और हिंदी साहित्य में ये पद्य साहित्य के इतिहास की आवश्यकता क्यों है। ऐसे कई प्रश्न हैं मस्तिष्क में आते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को बता दूं कि किसी भी विषय वस्तु को पढ़ने से पूर्व यदि उसका इतिहास दिया गया है, इतिहास दिया जाता है, तो उसको जानने की आवश्यकता बहुत है। यदि हम उसके इतिहास को नहीं जानेंगे, उसके इतिहास को नहीं समझेंगे, तो निश्चित है कि कहीं ना कहीं हमारा ज्ञान अधूरा रह सकता है। तो इसीलिए हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास हमने पढ़ा पिछले वीडियो क्लासों में। तो आज उसी के तहत हम जो है आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं इस वीडियो क्लास में हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास। तो पद्य साहित्य का इतिहास जैसा आप जानते हैं कि इतिहास हमारे कई चीज़ों का इतिहास होता है। चाहे हम अपने देश के इतिहास की बात करें, हर किसी देश के इतिहास, हर किसी देश का अपना इतिहास होता है। किसी व्यक्ति विशेष का भी इतिहास होता है, किसी पुस्तक का भी इतिहास होता है, किसी ग्रंथ का भी इतिहास होता है। तो उसी तरह से हिंदी पद्य साहित्य का भी इतिहास है। तो हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास को पढ़ने की आवश्यकता क्यों है, क्यों ज़रूरत है? तो ज़रूरत इसलिए है कि यदि मान लीजिए हमने पद्य को जाना कि कविता क्या है, कविता कैसे आई, किस तरीके से, यदि हम इसको नहीं जानेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा? हम जानेंगे कैसे, समझ कैसे पाएंगे कि ये कविता बनी कैसे, कविता का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, कविता उत्पन्न कैसे हुई, कविता आई कहाँ से, किस प्रकार से आई? इन बातों को जानने के लिए हमको इतिहास को पढ़ने की आवश्यकता पड़ती है। फिर इतिहास में बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो खोजी जाती हैं, शोध करके लाई जाती हैं। हमको सीधे यूं ही किताब से नहीं मिलती है कि हम सीधे किताब में यूं ही हम पढ़ लेंगे तो हमको इतिहास मिल जाएगा। लेकिन इतिहास में कही गई प्रत्येक बात जो है वो अपने आप में प्रमाणित होती है। तो इतिहास में जो बात कह दी गई है तो हम उस इतिहास को पढ़ने के संदर्भ में, पढ़ने के लिए जो है जब हम पढ़ने बैठेंगे तब हमें पता चलेगा कि नहीं, ये जो बात पाठों में मिली है हमको, हमने पिछली कक्षाओं में जो पाठ में जो बातें हमने पढ़ी हैं वो कहीं ना कहीं सत्य है, प्रमाणित है। तो इसलिए बच्चों
इतिहास को पढ़ना, इतिहास को समझना हर एक विद्यार्थी के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए जरूरी है। तो हम बात कर रहे हैं आधुनिक काल। तो हिंदी पद्य साहित्य में आधुनिक काल है क्या? तो आधुनिक काल हिंदी कविता का प्रारंभ जो है, आधुनिक काल का जो है, आधुनिक हिंदी कविता का जो प्रारंभ है वो संवत 1900 से माना जाता है। आधुनिक काल में ही हिंदी कविता का, इसका हिंदी कविता का प्रारंभ किसमें माना गया है? संवत 1900 से माना जाता है। अब देखिए 1900, आज हम कहाँ का है? 2020 में, यानी पूरा 125 साल, एक सदी पूरी हो गई। एक सदी पहले ही, यानी कहने का मतलब यह है कि आज आप लोग जो हिंदी पढ़ रहे हैं, आज आप लोग जो हिंदी को समझ रहे हैं, आप सोचिए कि इस हिंदी को 125 साल यानी 120 साल पहले लिख दिया गया, और बल्कि और पहले लिख दिया। यानी कविता की जो बात कर रहे हैं हम, कविता जो आई, कविता को जो आपने पढ़ा, कविता को जो आपने सुना, जो आप बड़े लय के साथ सुनते हैं कविता, बड़े लय के साथ पढ़ते हैं आप कविता को, लय के साथ आप लिखते हैं, तन्मय होकर के आप कविता लिखते हैं, तो आखिर आपने ये कविता का जो भाव है, कविता जो विधा है, ये कहाँ से आई, किस प्रकार आई और कब आई, इसके बारे में जो बताया वो आधुनिक काल की बात। तो क्या बताया है कि आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ संवत 1900 से माना जाता है। यह काल अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। अब देखिए ये आधुनिक काल जो है, आधुनिक काल कहता है कि यह काल अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। अनेक दृष्टियों से कैसे महत्वपूर्ण है? केवल कविता बस की बात कर लें, कविता बस यदि की बात यदि हम करें कि हिंदी पद्य साहित्य में केवल कविता बस आई, तो कविता तो आई, पद्य आए, लेकिन उन पद्य में कई प्रकार की पद्य कविताएं भी शामिल हुई। कैसे शामिल हुई? हर क्षेत्र की शामिल हुई, हर भाषा की शामिल हुई, हर भाषा की पद्य जो कविताएं हैं वो हर भाषा की कविताएं जो हैं हिंदी साहित्य में शामिल होती चली गई। और वो शामिल हुई तो कैसे हुई? कविता क्या है? कविता व्यक्ति के मन का भाव है। तो जिसने एक बार सुना, एक बार सुनने के बाद उसके मन में भाव आया, तो उसने भी सोचा कि नहीं मुझे भी कविता लिखनी चाहिए, तो उसने अपनी बोली में, अपनी भाषा में कविता लिखी। तो इस तरीके से धीरे 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 करके पूरे विश्व में जो है कविता का विकास जोर शोर से होने लगा। और जैसे जैसे कविता का विकास होने लगा तो वैसे वैसे उस तरीके से यह जो काल है, कविता का जो काल है, आधुनिक काल जो है, धीरे 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 अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण होने लगा। कौन कौन सी दृष्टि से? इस काल में हिंदी साहित्य का चहुमुखी विकास हुआ। चहुमुखी मतलब कई प्रकार से, चारों ओर से, चारों तरफ से उसका चहुमुखी विकास हुआ। यह काल हिंदी साहित्य की अनेक प्रवृत्तियों एवं परिवर्तनों को लेकर उपस्थित हुआ। आधुनिक काल में अनेक प्रकार की प्रवृत्तियां, मतलब कहना चाहिए जो व्यक्ति विशेष की जो विशेषताएं थी, जो कविताओं की जो विशेषता थी, उन प्रवृत्तियों को और परिवर्तनों को धीरे धीरे धीरे, जैसे परिवर्तन, आज एक कविता आई, उस कविता में धीरे धीरे उसमें किसी ने देशभक्ति कविता लिखी, तो किसी ने सोचा कि नहीं देशभक्ति क्यों, भारत माता पर भी कविता लिखी जा सकती है। फिर वह भारत माता की कविता आगे बढ़ी तो उसमें फिर धीरे धीरे उसका भी विकास हुआ। फिर किसी ने कहा नहीं भारत माता बस में क्यों, माता पिता पर भी कविता लिखी जा सकती है, भाई बहन पर भी कविता लिखी जा सकती है। तो ऐसे कई कई परिवर्तन, कविता के कई कई स्वरूप, कई कई प्रवृत्तियों के साथ कविता जो है परिवर्तित हुई और धीरे 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 विकसित होकर के आज हमारे सामने जो कविता आई है वह पूर्ण विकसित रूप से कविता हमारे सामने आज उपस्थित हुई। तो इसलिए कहा कि आधुनिक काल जो है, यह काल हिंदी साहित्य की अनेक प्रवृत्तियों एवं परिवर्तनों को लेकर उपस्थित। इस काल में धर्म, कला एवं साहित्य सभी के प्रति नए दृष्टिकोणों का आविर्भाव। अब इसमें फिर बात कह रहे कि केवल हम यदि हिंदी पद्य साहित्य की बस बात करें तो हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास में केवल हिंदी की विधाओं का ही विकास नहीं हुआ, हिंदी की विधाओं में ही परिवर्तन नहीं हुआ, बल्कि परिवर्तन अनेक क्षेत्रों में हुआ। कौन कौन से क्षेत्रों में? धर्म में हुआ, कला एवं साहित्य में, सभी के प्रति कहना चाहिए नए दृष्टिकोण का आविर्भाव। यानी हर किसी के क्षेत्र में कहना चाहिए हर एक व्यक्ति के अपने अपने दृष्टिकोणों का प्रतिपादन हुआ, अपने अपने दृष्टिकोणों का जन्म हुआ। आविर्भाव का मतलब होता है जन्म। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हम कह सकते हैं कि आधुनिक काल जो है
हिंदी पद्य साहित्य के लिए एक कहना चाहिए बेहतर युग हो सकता है, बेहतर काल माना जा सकता है। क्यों? क्योंकि इस काल में अनेक प्रकार के परिवर्तन हुए, अनेक दृष्टिकोण का आविर्भाव हुआ, लोगों के नए नए विचार आए, नई नई सोच आई। इसलिए यह काल जो है सबसे बेहतर, हिंदी पद्य साहित्य के लिए सबसे अच्छा काल माना जाता है। ठीक है। फिर अब इन कालों को जो है, इस काल को लोगों ने कहा कि भाई अब केवल एक काल को, हम आधुनिक काल को यदि हम बस पढ़ रहे हैं, तो आधुनिक काल को अपने अपने तरीके से इसको बांटा जाए, अपने अपने कहना चाहिए जो जैसे जैसे कवि आए, जैसे जैसे साहित्यकार आए, उन साहित्यकारों के आने के साथ में उनका काम कब तक रहा, उसे उस रूप में बांटा जाना चाहिए। क्यों बांटना चाहिए? क्यों आवश्यकता पड़ी बांटने की? इसलिए बांटने की आवश्यकता पड़ी क्योंकि जो पाठक हैं, जो पढ़ने वाले हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि किस काल में, किस समय में, कब से लेकर कब तक किस प्रकार की कविताएं या हिंदी पद्य साहित्य की विधाओं का लेखन हुआ था। यदि एक ही काल यदि हम बना करके रखें, एक ही काल को यदि रखा जाता तो शायद हमको पता नहीं चलता। कविता की यानी हिंदी पद्य साहित्य की जो विविधता है, उस विविधता के बारे में हमको पता नहीं चलता। इसीलिए साहित्यकारों ने, विद्वानों ने जो है एक सर्वमान्य रूप से जो है आधुनिक काल के विकास का विभाजन किया। तो आधुनिक काल के विकास का विभाजन किया तो कितने भागों में बांटा? उसे 6 भागों में बांटा। कितने भागों में? 6 भागों में। तो पहला भाग है भारतेंदु युग। इसका काल जो माना गया 1850 से 1900 तक का। किसका काल? भारतेंदु युग का जो समय था, वो समय 1850 से 1900 तक माना गया। फिर दूसरा विकास का विभाजन द्विवेदी युग। द्विवेदी युग में कब से माना गया? द्विवेदी युग का जो काल माना गया 1900 से 1920 तक। फिर तीसरा है छायावादी युग। तो छायावादी युग जो है, छायावादी युग कब से कब तक माना गया? वो 1920 से लेके 1936 तक। फिर चौथा है प्रगतिवादी युग। प्रगतिवादी युग का जो समय था वो 1936 से लेके 1943 तक। फिर पांचवा है प्रयोगवादी युग। प्रयोगवादी युग जो है 1943 से लेके 1950 तक। और छठवा है नई कविता, जो 1950 से लेके आज तक का जो काल है, जो दौर है, उसका चल रहा है। तो इस तरह से आधुनिक काल को जो है सर्वमान्य रूप से 6 भागों में उसके विकास के विभाजन को बांटा है। जैसा मैंने बताया आपको कि विकास विभाजन की आवश्यकता क्यों है? आवश्यकता इसीलिए कि हमको पता होना चाहिए कि भारतेंदु युग में किस प्रकार की पद्य साहित्य की विधाओं का लेखन होता था। उस युग में साहित्यकार या विद्वान क्या सोचता था, किस प्रकार की सोच रखता था। इसलिए हम क्रमशः अलग अलग युगों को पढ़ेंगे और उसको समझेंगे, और समझने के साथ साथ में उन युगों के बारे में, उन युगों के संदर्भ में विस्तार पूर्वक जो है हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है। पद्य साहित्य के विकास विभाजन, जो सर्वमान्य विकास विभाजन है, उस विकास विभाजन के अंतर्गत पहला युग है भारतेंदु युग। अब इस भारतेंदु युग को सबसे पहले क्यों रखा गया, उसका कारण भी यही पता होना चाहिए आप लोगों को। तो भारतेंदु युग को, अर्थात भारतेंदु युग का जो नाम पड़ा, वो भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से पड़ा। क्यों पड़ा? क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी का पितृपुरुष, अर्थात हिंदी का पिता भी कहा जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी का पिता के नाम से भी प्रसिद्धता प्राप्त है। क्यों प्राप्त है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी का पितृपुरुष क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया है क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र के ने जो है हिंदी की अनेक विधाओं का, जितनी भी विधाएं हैं, उन सारी विधाओं का जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने प्रादुर्भाव किया, यानी उन्हें उत्पन्न किया, उन्हें लिखा, उन्हें पैदा किया।
इसलिए इस युग को भारतेंदु युग कहा गया और हिंदी विकास विभाजन के अंतर्गत सबसे पहले भारतेंदु युग को ही रखा। तो इसमें क्या बात कहेंगे कि भारतेंदु युग को आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार माना जाता है। क्यों माना जाता प्रवेश द्वार? क्यों? क्योंकि उसके पहले तक, आजादी के बाद से, यानी कहना चाहिए आजादी के पहले तक जो भी चीजें चला करती थी तो लोग चोरी छुपके से किया करते थे। चोरी अंग्रेजों से, अंग्रेज सरकार से बच बच करके करते थे और साहित्य का लेखन नहीं करते थे। लेकिन धीरे 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 जो उस समय के जो कवि थे, उस दौर के जो कवि थे, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र के मन में ऐसी भावनाएं बलवती हुई, इस प्रकार के विचार उत्पन्न हुए कि उन्होंने संघर्ष कर, उन्होंने संकल्प ले लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हिंदी साहित्य के इतिहास को, हिंदी साहित्य को सर्वोच्च स्थान पर लेकर के जाऊं। तो उन्होंने जब ये संकल्प लिया तो कई कई प्रकार की विधाओं का उन्होंने प्रादुर्भाव किया, कई कई विधाओं का लेखन कार्य उन्होंने प्रारंभ किया। इस वजह से इस युग को जो है आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार माना जाता है, क्योंकि जैसे व्यक्ति इस युग में आता है तो हिंदी का एक स्वरूप, हिंदी का एक रूप, जो विकसित रूप जो है वो दिखलाई पढ़ने लगता है, इनको पाठकों को, श्रोताओं को और विद्वान। इस युग के कवियों में नवीन के प्रति मोह, साथ ही प्राचीन के प्रति आग्रह भी था। भारतेंदु युग में यहाँ पर जो बात आई कि नवीन के प्रति मोह और प्राचीन के प्रति आग्रह, इसको क्या, तो इसको इस तरह से समझे, नवीन के प्रति मोह का को पहले समझे। भारतेंदु हरिश्चंद्र इस बात के समर्थक थे कि व्यक्ति को हमेशा विकसित होना चाहिए, प्रगतिशील होना चाहिए, नवाचारित होना चाहिए, हमेशा नई नई खोज करते रहना चाहिए। ऐसी भारतेंदु हरिश्चंद्र की सोच थी, ऐसा उनका विचार था। लेकिन वो इस बात को भी अपने समकालीन कवियों को समझाते थे, कहते थे कि हम नवीनता के पीछे इतने भी ना पड़ जाएं कि हम अपने प्राचीन को, अर्थात अपने मूल को भी भूल जाएं। वो इस बात को कहते थे कि हमेशा मूल को, अर्थात प्राचीनता को ध्यान में रखते ही हमको नवीनता की ओर आगे बढ़ना चाहिए। प्राचीनता से हमको सीख लेना चाहिए कि प्राचीनता में हमारी क्या कमी रही, उस कमी को दूर करना ही नवीनता कहलाती है। उस कमी को दूर करके नई चीज को लिखना ही नवाचार कहलाता है। तो इस बात का भारतेंदु हरिश्चंद्र के युग के जो कवि हैं वो हमेशा कहना चाहिए, इस बात के समर्थक होते थे कि नवीन के प्रति मोह तो रखते थे, लेकिन साथ ही वो प्राचीन के प्रति आग्रह भी रखते थे। फिर भारतेंदु युग नवजागरण का युग है। भारतेंदु युग को नवजागरण काल भी कहा गया है। भारतेंदु युग में हिंदी गद्य साहित्य, पद्य साहित्य का विकास माना जाता है। इसमें नई नई विधाएं, नई, चाहे गद्य की विधाएं हो चाहे पद्य की विधाएं हो, ये दोनों विधाओं की, विभिन्न प्रकार की विधाओं का प्रादुर्भाव होता है। विभिन्न प्रकार की विधाओं में लेखन लिखे जाते हैं, इसलिए इस युग को नवजागरण का युग होता है। फिर इसमें नई सामाजिक चेतना उभर करती है। सामाजिक चेतना उभर करते हैं तो कैसी सामाजिक चेतना? देशभक्ति और राजभक्ति की चेतना, और भी समाज के प्रति सामाजिक चेतना, इस समाज में रहने वाले लोगों के प्रति चेतना, इस समाज के विकास के प्रति चेतना, व्यक्ति विशेष की विकास के लिए चेतना, नारी के विकास के लिए चेतना, ऐसी विभिन्न प्रकार की जो चेतनाएं हैं, सामाजिक चेतना जो है, इस युग में जागृत हुई, इस युग को उभर करके। फिर भारतेंदु युग में कविता के क्षेत्र में ब्रजभाषा का प्रयोग एवं गद्य के क्षेत्र में खड़ी बोली का प्रयोग, यानी भारतेंदु युग में ही ब्रजभाषा और खड़ी बोली, इन दोनों भाषाओं का जन्म भी माना जाता है। ये दोनों भाषाएं इसी युग में पैदा हुई। इन दोनों भाषाओं का सर्वाधिक प्रयोग जो है, या सर्वप्रथम प्रयोग जो है, इसी भारतेंदु युग में ही किया गया। फिर इस युग में पत्रकारिता, उपन्यास, कहानी, नाटक, आलोचना, निबंध आदि गद्य विधाओं का विकास हुआ, जिसका माध्यम खड़ी बोली था। देखिए, जैसा अभी मैंने आपको बताया कि भारतेंदु युग को हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार क्यों माना जाता है। इसीलिए माना जाता है क्योंकि इस युग में ये जितनी भी विधाएं हैं, चाहे पत्रकारिता हो, उपन्यास हो, कहानी हो, नाटक हो, आलोचना हो, निबंध हो, ऐसी तमाम सारी जो प्रमुख विधाएं थी हिंदी साहित्य की, उन सारी विधाओं का जो जन्म है
वो भारतेंदु युग में हुआ था। इसलिए हिंदी गद्य साहित्य, पद्य साहित्य के अंतर्गत भारतेंदु युग को सर्वश्रेष्ठ युग माना गया और इस युग को ही हिंदी साहित्य का प्रवेशद्वार माना गया। ठीक है। अब इस युग में जिन्होंने इस प्रकार का परिश्रम किया, जिन्होंने हमको हिंदी साहित्य के स्वरूप को प्रदान किया, हिंदी साहित्य में इस प्रकार की विधाओं को प्रदान किया, ऐसे उस युग में बहुत से कवि हुए। लेकिन वो कवि जो हैं, कुछ कवियों ने अपनी साहित्य की यात्रा को आरंभ किया और कुछ समय तक चले और उसके बाद उन्होंने विराम दे दिया। लेकिन जो कवि या साहित्यकार, जो लेखक, जो विद्वान इस युग के लगातार सतत परिश्रम, इस युग के विकास के लिए हमेशा परिश्रम करते रहे, ऐसे प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं के बारे में हम जानेंगे, जिसमें भारतेंदु युग के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं कौन कौन सी हुई। तो प्रमुख कवि सबसे पहले आते हैं भारतेंदु हरीश। अब उनकी रचनाएं प्रेम सरोवर, वेणुगीत। दूसरे कवि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, जिनकी रचना जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय। तीसरे कवि प्रताप नारायण मिश्र, जिनकी रचना प्रेम पुष्पावली, मन की लहर। चौथे कवि हैं अंबिका दत्त व्यास, उनकी रचना भारत धर्म और पावस पचासा। पांचवें कवि राधाचरण गोस्वामी, उनकी रचना है नवभक्त माल। अब नवभक्त माल क्या है? नवभक्त माल जो है राधाचरण गोस्वामी की सबसे प्रसिद्ध रचना है। प्रमुख कवि या रचना, जब ऐसा प्रश्न आप लोगों से पूछा जाए तो आप लोग एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि जब भी आप किसी कवि या लेखक की रचना को जब आप लिखते हैं तो आप उस समय इस बात को ध्यान रखें, या जब आप याद भी करते हैं रचनाओं को, तो आपको जैसे पूछा जाता है ना, उसमें कवि का काव्यगत परिचय, लेखक का साहित्यिक परिचय, इसमें जब प्रश्न आता है आप लोग लिखते हैं तो उसमें पहला बिंदु होता है रचनाएं। 2 रचनाएं लिखना, 3 रचनाएं लिखना, 4 रचनाएं लिखना, ऐसा होता है नहीं। तो उसमें आप लोग क्या करते हैं कि आप लोग कहीं से भी कोई भी रचना मिल जाती है, आप उसको लिखते हैं। अच्छी बात है, लिखना चाहिए, पर प्रयास ये करें कि जिस लेखक के बारे में, जिस कवि के बारे में आप लिख रहे हैं, उसका साहित्यिक परिचय, काव्यगत परिचय, तो आप ये प्रयास करें कि सबसे उसमें विचार करें कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की यदि रचना लिखना है तो सबसे प्रसिद्ध रचना कौन सी, आप उस रचना को लिखें। सूरदास की रचना यदि आपको लिखना है तो सूरदास की सबसे प्रसिद्ध रचना कौन सी, आप उस रचना को लिखें, ना कि अन्य और कोई दूसरी रचना जो प्रचलन में प्रसिद्धता अर्जित ना की हो, लेकिन है उनकी रचना, लेकिन समाज का प्रत्येक व्यक्ति, सामाजिक व्यक्ति या जनमानस जो है, जो पाठक है, वो उस रचना से परिचित नहीं है और आपने उस रचना को लिख दी। अब जब आप उस रचना को लिखते तो क्या हो गया कि जो मूल्यांकन करता है तो उसको थोड़ा सा संदेह हुआ और उसने गोरा लगाया और नंबर काट दिया। अब आप क्या करेंगे? आप या तो फिर आप उसके पास जाएंगे या फिर किसी प्रकार से कोई बात करेंगे तो उसमें देखा जाएगा कहाँ दिखाओ, आपने कहाँ पढ़ा था, आपने कौन सी किताब से पढ़ा, आपने लेकर के आओ दिखाओ। जब आप दिखाएंगे तब जाके करेक्ट होगा, फिर आपको नंबर मिलेगा। तो इस प्रकार की त्रुटि से बचने के लिए आप जब भी प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं जब भी लिखने बैठे या लिखें तो प्रयास करें कि सबसे प्रसिद्ध रचना, जो वह रचना जिसने सबसे अधिक प्रसिद्धता अर्जित की है, उस रचना को यदि आप लिखेंगे तो निश्चित है कि मूल्यांकन करता आपके द्वारा लिखी गई उस रचना को ठीक करके जल्दी से आपको नंबर देगा। ठीक है ना? मेरी बात ध्यान रखेंगे आप लोग। तो जब भी रचनाएं जब लिखने की बात आए तब आप जो है इस प्रकार से उनकी प्रसिद्धता अर्जित रचना को यदि आप लिखेंगे वो आपके लिए अधिक लाभकारी होगा। ठीक, तो इस प्रकार से हमने देखा, पहला युग पढ़ा हमने भारतेंदु युग और उस युग के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं के नाम। अब हम इसकी बात करते हैं इस युग की विशेषता। ठीक, तो भारतेंदु युगीन
काव्य की जो विशेषताएं हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। सबसे पहले है राष्ट्रीयता की भावना, यानी यह कह सकते हैं हम कि भारतेंदु युग में जितनी भी रचनाएं लिखी गईं, जो भी रचनाएं लिखी गईं, चाहे वो किसी भी विधा की हो, चाहे पद्य की हो या गद्य की हो, वो सारी रचनाओं में कहीं ना कहीं राष्ट्रीयता की भावना परिलक्षित होती थी। वो राष्ट्र प्रेम को अपनी रचनाओं में शामिल करते ही थे। उस युग के जितने भी कवि हुए वो सारे लोग जो हैं, कहना चाहिए, राष्ट्रीयता की भावना को अपनी रचनाओं में शामिल करते थे। फिर दूसरी विशेषता है सामाजिक चेतना का विकास। अभी मैंने आपको बताया कि भारतेंदु युग में सामाजिक चेतना का विकास भी उभरा। तो सामाजिक चेतना का विकास क्यों? तो रचनाओं में क्या बात होती थी कि वो नारी के विकास की भी बात वो अपनी कविता में करते थे। वो समाज के प्रत्येक व्यक्ति के विकास के बारे में वो अपनी रचना में बात करते थे। तो कहने का आशय यह हुआ कि जितनी भी सामाजिक बातें थीं, उन सारी सामाजिक बातों को उस युग के जो कवि हैं अपनी कविताओं में, अपनी रचनाओं में शामिल करते थे। ठीक। फिर तीसरी विशेषता है हास्य व्यंग। अब राष्ट्रीयता भावना और सामाजिक चेतना के विकास के साथ साथ में व्यक्ति एक ही बात को पढ़ करके, एक ही बात को सुन करके कहीं ना कहीं उसको कहना चाहिए उबाऊपन तो आता है। तो कवियों ने, उस युग के कवियों ने भी क्या बात सोची, विचार किया। उन्होंने कहा कि नहीं, यदि हम एक ही बातों को या एक दो विषयों को लेकर के अपनी रचनाएं हम करेंगे या लिखेंगे तो निश्चित रूप से पाठक के मन में उबाऊपन आएगा। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने हास्य और व्यंग्य की रचनाओं को भी लिखा और अपनी रचनाओं में हास्य और व्यंग्य जैसी विधाओं को भी शामिल किया। ठीक है। फिर चौथी विशेषता है अंग्रेजी शिक्षा का विरोध। अब अंग्रेजी शिक्षा का विरोध क्यों? क्योंकि वो जानते थे, उस युग के जो कवि थे वो जानते थे कि यदि अंग्रेजी शिक्षा का चलन भारतवर्ष में बढ़ता चला जाएगा तो निश्चित रूप से जो हिंदी की जो भावना है, जो हिंदी जो भावनात्मक भाषा है, उस भावनात्मक भाषा से इस देश के जो छात्र हैं, इस देश के जो विद्यार्थी हैं, वो कहीं ना कहीं पीछे हो जाएंगे। इसलिए उस युग में, भारतेंदु युग में जो है, भारतेंदु युग के जो कवि हैं उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का विरोध का भाव भी उठाया, अंग्रेजी शिक्षा का विरोध भी किया, जिसे वो अपनी रचनाओं में शामिल करते थे। फिर विभिन्न काव्य रूपों का प्रयोग, विभिन्न प्रकार के काव्य रूपों का प्रयोग किया उन्होंने, चाहे कविता का हो, चाहे कहानी हो, उपन्यास हो, और कई प्रकार के जो है हिंदी की विधाओं का उन्होंने प्रयोग किया। छठवीं विशेषता थी काव्यानुवाद की परंपरा। उस युग में काव्य का अनुवाद करने की परंपरा होती थी। क्यों होती थी? यदि मान लीजिए दक्षिण के कवि ने यदि कोई कविता लिख दी तो निश्चित है कि उत्तर भारत का जो पाठक है वो उसको नहीं समझ पाता था। क्यों? क्योंकि वो उसकी भाषा से परिचित नहीं था, उस भाषा को वो जानने वाला नहीं था। इसलिए जो है उस भारतेंदु युग में काव्यानुवाद की परंपरा हुआ करती थी और अन्य खड़ी हिंदी बोली या क्षेत्र की बोली से हट करके किसी दूसरे क्षेत्र की बोली में यदि काव्य को लिखा जाता था तो उसका अनुवाद करके पूरे देश में, पूरे देश के पाठकों के सामने उस कविता को प्रस्तुत किया जाता था। तो इसलिए उस युग में, यानी भारतेंदु युग में, युगीन की जो काव्य की विशेषता थी वो काव्यानुवाद की परंपरा वाली विशेषता भी थी। तो इस प्रकार से भारतेंदु युगीन काव्य की 6 विशेषताएं हुई, जिसमें एक बार मैं फिर से पढ़ता हूँ। पहला है राष्ट्रीयता की भावना, दूसरा सामाजिक चेतना का विकास, तीसरा हास्य व्यंग, चौथा अंग्रेजी शिक्षा का विरोध, पांचवा विभिन्न काव्य रूपों का प्रयोग और छठवां काव्यानुवाद की परंपरा। तो इस प्रकार से ये भारतेंदु युग जो है, सर्वमान्य हिंदी विकास का विभाजन का जो पहला युग भारतेंदु युग है, वो यहाँ पर पूर्ण होता है। और सभी लोग जो हैं, आप सभी लोग इस वीडियो क्लास को ध्यानपूर्वक से देखें, सुने, और सुनने के बाद इससे दी गए जो विषय सामग्री है, जो इसके जो प्रश्नोत्तर हैं, इसे आप पूरा करके अपनी कॉपी में लिखें। और लिखने के पश्चात जो है एक आग्रह और
इस वीडियो को आप अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें और देखें, लाइक करें, कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स ज़रूर करें, ताकि मैं आप लोगों को ऐसी वीडियो क्लास के माध्यम से और अच्छी से अच्छी विषय वस्तु को दे सकूं। और इस चैनल को, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आप लोगों को सबसे पहले मेरे द्वारा भेजी गई जो विषय वस्तु है सबसे पहले प्राप्त हो। इसी आशा और विश्वास के साथ जय हिंदी, जय भारत माता।